Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying chapter 2, that is basic accounting terms. ये जो basic accounting terms हर studies में, जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो या बायोलॉजी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, वैसे अकाउंट्स पढ़ते हो। अकाउंट्स पढ़ने में कोई टर्मिनोलॉजी यूज होता है, टर्म्स। जैसे हम बोलते हैं कि जो हमसे गुड्स खरीदता है उसको हम बोलते हैं डेटर्स या बायर्स। उधार में खरीदा गया तो डेटर, और ऐसे पैसे देके खरीदा गया तो ही इज आवर कस्टमर। तो इसी टाइप का सारे हम क्या करेंगे ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ेंगे। तो इसमें कई सारे टर्म्स लिखा हुआ है, ये सारे टर्म्स हम इसमें इस चैप्टर में लर्न करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके इसका डिस्क्राइब करूंगा और समझाऊंगा भी। तो इसमें होता क्या है, इन बिजनेस वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स आर यूज्ड। जो बोलने का तरीका, हम इसको डेटर बोलते हैं, इसको क्रेडिटर बोलते हैं, इसको एंटिटी बोलते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं, इसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड these terms as they are part of the standard accounting terminology. Standard accounting terminology हम इसको यही ही बोल सकते हैं। जो उधार में खरीदता है हम उसको डेटर बोलते हैं। तो जो गुड्स खरीदता है, आई एम ए बुक सेलर, आई एम सेलिंग बुक्स। जो बुक उधार पे खरीदता है ही विल बी ओनली डेटर। मेरा जो पुराना कंप्यूटर है उसको मैंने बेच दी, क्योंकि पुराना हो गया है, मैंने नया लैपटॉप लिया, वो पुराने पीसी को बेच दिया। तो उधार पे बेचा, जो उधार पे खरीदा है इज ए डेटर फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर का डेटर है वो। तो इस टाइप का टर्मिनोलॉजी यूज होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो पहला टर्मिनोलॉजी होता है एंटिटी, एन इकोनॉमिक यूनिट व्हिच मे बी बिजनेस एंटिटी, एंटरप्राइज और नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस, जैसे आपके स्कूल हो गया, तो स्कूल अगर किसी ट्रस्ट के अंडर है, पब्लिक स्कूल है, ट्रस्ट के अंडर है और गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन बिजनेस एंटिटी, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव्स। तो ये सारे नॉन बिजनेस एंटिटीज होता है। आजकल जो गवर्नमेंट के स्कीम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना हुआ है, गवर्नमेंट का पैट्रोनेज है, बट दोज आर नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसको भी बोलते हैं इकोनॉमिक एंटिटी। एक विलेज के या एक टाउनशिप, कस्बा के जो लेडीज लोग होते हैं, उनके अंदर कुछ लोग कुछ लेडीज आगे आकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसमें ये लोग बिजनेस करते हैं, पैसे उधार लेते हैं अपना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। उसको बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो भी इकोनॉमिक यूनिट में आता है। एंड दैट यू कैन से एंटिटी। An entity means an economic unit which performs economic activities. ये जो इकोनॉमिक एंटिटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। ये बिजनेस एंटिटी मीन्स an enterprise established in accordance with law to engage in business activities. लॉ मतलब आप कोई भी बिजनेस करो, इसको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए लाइसेंस लेना है, उसका हजारों फॉर्मेलिटीज करना है, उसका जीएसटी नंबर लेना है। तो इसका एग्जाम्पल गिवन इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। इज फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए बिजनेस एंटिटी, बजाज ऑटो लिमिटेड इज ए बिजनेस एंटिटी, आईटीसी लिमिटेड इज ए बिजनेस एंटिटी। ये नॉन बिजनेस एंटिटी, ये सारे बिजनेस करने वाले लोग हैं। तो ए नॉन बिजनेस एंटिटी इज एन एंटिटी सेट अप इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, एंगेज्ड इन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। सोसाइटी के लोगों के लिए, जहां मैं रहता हूं वहां पे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है, उसको बोलते हैं रॉ, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। इसका ये सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट के लिए, लोगों का कॉलोनी को साफ रखने के लिए, इसका डेली कूड़ा उठाने के लिए और इसका गंदगी साफ करने के लिए, रोड्स क्लीन करने के लिए ये एसोसिएशन काम करता है और सिक्योरिटी पूरा देखता है। इट इज ए सिक्योर्ड सोसाइटी।
तो ये RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ये सोसाइटी का वेलफेयर के लिए एंगेज होता है और फॉर इट्स मेंबर्स, ये इसका जो मेंबर होते हैं, जो हम लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों का वेलफेयर में लगा होता है। और प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए जो सोसाइटी होता है, जैसे एक ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स इन्होंने फुटबॉल एसोसिएशन बना लिया, तो अपने आप से कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसी में फुटबॉल खरीदेंगे और वो ग्राउंड मेंटेन करेंगे, दैट इज ए फुटबॉल क्लब या फुटबॉल एसोसिएशन। इनका जो पैसे लेन देन रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट में, ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन होगा या नॉन रजिस्टर्ड यूजुअली होता नहीं है, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सच एंटिटीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं ऑर्गेनाइजेशन, सच एज रोटरी क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स एसोसिएशन एटसेट्रा, इस टाइप का ही होता है। तो ये होता है एंटिटी। देन कम्स योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, जो हम पैसे लेन देन करते हैं, हाउ वी आइडेंटिफाई देम और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम कैसे ट्रीट करते हैं, देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है क्या ना, इट इज एन exchange of money, it is an exchange of money or goods or and or services। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, आप पैसे लेन देन करते हो या गुड्स लेन देन करते हो या सर्विसेज देते हो किसी को। ये बिजनेस में खाली चीजें नहीं बेचते, कंसल्टेंसी देते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, इफ आई एम गेटिंग मनी, तो दैट इज आई एम एक्सचेंजिंग माई सर्विस फॉर मनी। तो गुड्स भी बेचते हैं, सर्विसेज भी बेचते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट इंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज दैट initiates the accounting process of recording it in the books of account of an enterprise। जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, ये एक इकोनॉमिक इवेंट आता है which initiates the accounting process। जैसे दो पार्टीज पैसे लेन देन पे आ गए या बिजनेस ट्रांजैक्शन हैपनिंग हो गया, एक आपने सेल कर दिया किसी को, किससे सर्विस ले लिया, तो आपके अकाउंटिंग प्रोसेस इनिशिएट हो गया, तो इसको लिखने के लिए जरूरत पड़ेगा। इट इज ए फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, 500 रुपए का बेचा, which brings change in the financial position of an enterprise। मैं अगर 500 रुपए का बेचूंगा, 400 कॉस्ट होगा, 100 रुपये प्रॉफिट होगा, तो मेरा पूरा बिजनेस का इक्वेशन ही बदल गया। मैंने बेच के प्रॉफिट कमा ली, या 600 का चीज को 500 में बेच के 100 रुपये लॉस कर दिया, तो मेरा बैलेंस शीट, सेल्स फिगर, ये सब चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अमृत सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू गुरमान। इट इज ए ट्रांजैक्शन फॉर बोथ अमित, सेल ऑफ गुड्स, अमित बेच रहा है, ही इज ए सेलर, सेल कर रहा है तो अमृत के बुक में भी रिकॉर्ड करेंगे। गुरमान परचेज कर रहा है, गुरमान के बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिसीट फ्रॉम डेटर्स, जो उधार पे ले आया है गुड्स, उससे जो हम पैसे लेते हैं, दैट इज रिसीट फ्रॉम गुड्स फ्रॉम डेटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जिनसे उधार पे खरीदा है उनको पैसे देंगे। परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने जो चीजों में बिजनेस नहीं करते, हम जैसे हमारा बिजनेस है बुक सेलिंग का, तो हमने एक कंप्यूटर खरीदा हिसाब किताब करने का, एक बैठने के लिए चेयर टेबल खरीदा, यूज करने के लिए चेयर खरीदा, तो बिजनेस में हमेशा खड़ा रहना पड़ता है, तो बैठ के अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन हिसाब किताब करेंगे। तो वो सारे जो एसेट खरीदेंगे वो सेल ऑफ एसेट्स, कभी कभी वो पुराना हो जाएगा तो उसको बेच देंगे, तो चेयर को बेच देंगे, तो ये सारे परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं लोन ले रखे तो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होता है कि यही ट्रांजैक्शन बिजनेस है। वो एक वर्कर दूसरे वर्कर के साथ झगड़ा कर रहा है, दैट इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन।
मैनेजमेंट किसी वर्कर को एडवाइस दे रहा है, दैट इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन। कुछ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी छुट्टी हो जाने के बाद कंपनी के कंपाउंड के अंदर गप्पे मार रहे हैं, वो दैट इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है इट इज मॉनिटरी टर्म्स, इट इज इन मॉनिटरी टर्म्स, पैसों का लेन देन, पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। सेकेंड होता है इट इज सपोर्टेड बाय एन एविडेंस, मतलब इसका एक एविडेंस होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कोई लिखित डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेल इनवॉइस, अगर आप सेल कर रहे हो, हमारे कंपनी सेल कर रहा है तो सेल का इनवॉइस होना चाहिए। परचेज इनवॉइस, हम अगर खरीद रहे हैं तो परचेज का रसीद होना चाहिए, इनवॉइस, या इनवॉइस नहीं तो हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। बैंक में पैसे जमा करेंगे तो डिपॉजिट स्लिप एटसेट्रा होना चाहिए। ऐसे देयर शुड बी सम रिटन एविडेंस। थर्ड, इट ब्रिंग्स चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन इन एसेट्स एंड लायबिलिटी, पैसे लिया तो एसेट आया, स्टॉक बेचा तो स्टॉक गया, तो एक गया एक आया, तो बैलेंस शीट में इक्वेशन चेंज हो गया, कैश बढ़ गया स्टॉक घट गया, वो बैलेंस शीट में दिखता है। फोर्थ होता है इट हैज एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर आप आपके उधारी पे करोगे तो उधारी घट जाएगा, साथ में आपके कैश यानी एसेट घट जाएगा, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम इसके बाद एकदम एफिशिएंटली डिस्कस करेंगे और सब कुछ एलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। देन फिफ्थ होता है इट हैज ए डुअल एस्पेक्ट ऑफ टू साइड्स। एक आपको बताया था, एक रिसीविंग और डेबिट साइड, अनदर गिविंग और क्रेडिट साइड ऑफ द बेनिफिट। जैसे हम रिसीव कर रहे हैं कैश तो दे रहे हैं गुड्स, तो सेल्स जा रहा है बाहर गुड्स और कैश अंदर आ रहे हैं बिजनेस में। तो डेबिट इज व्हाट इज कमिंग रिसीविंग, क्रेडिट व्हाट इज गोइंग आउट और गिविंग। In other words, every transaction has two sides, double entry. One is receiving of the benefit, other is giving the benefit. हम अगर किसी से कैश ले रहे हैं, उसको गुड्स दे रहे हैं, तो ये दोनों साइड होता है, एक ले रहे हैं तो एक दे रहे हैं, डुअल एंट्री, लेन देन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है जो हमने यहाँ पे बताया था, एक होता है रिलेशनशिप हुई थी अकाउंटिंग यूनिट। अकाउंटिंग यूनिट के साथ रिलेशनशिप क्या होता है ना, इंटरनल ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट। बिजनेस का अंदर होता है, हमने एक ट्रक खरीदा, उसका वैल्यू गिरता जाएगा हर साल, बढ़ेगा नहीं। तो जैसे वैल्यू गिरता जाएगा, बीइंग ए मशीनरी, तो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और बिजनेस का अंदर होता है, दैट इज इंटरनल टू द बिजनेस। एक्सटर्नल और बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल बिजनेस हम किसी को सेल कराए, किससे खरीदे, वो बिजनेस का एक्सटर्नल है। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, हम पैसे लेन देन करते हैं क्या, दो तरीके में करते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक होता है कि हम किसी को पैसे देके गुड्स रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ऐसे होता है कि हम उधार पे भी ले लें, बाद में पैसे देंगे। ये सारे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे। तो ये ट्रांजैक्शन क्या, इसको और थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे, ट्रांजैक्शन क्या कैसे होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो एक ट्रांजैक्शन में भी एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश में हो सकता है या उधार पे भी हो सकता है, कैश और क्रेडिट। व्हेन द अमाउंट इज ट्रांजैक्टेड, पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली ऑन एंटरिंग इनटू ए ट्रांजैक्शन, इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन। हम जैसे सेल करें तुरंत पैसे ले लिए, जैसे खरीदा तुरंत पैसे दे दिया, इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, नकदी। कैश भी आपका होता है चेक, आजकल बैंक जैसे हम किससे खरीदा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, उसको भी कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं, वो एक्चुअली बैंक ट्रांजैक्शन होता है। एंड व्हेन सेकंड होता है व्हेन इट इज प्रॉमिस्ड टू बी पेड लेटर, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम बोलते हैं बाद में दे देंगे, अभी ले लिया, रसीद बन गया, पेमेंट रसीद ने उधार का रसीद बना कि हमने 5000 का चीज खरीदते हैं रॉ मटेरियल, तो इनको बाद में पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार का ट्रांजैक्शन, दिस वन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस में भी एक्सटर्नल बिटवीन एन एंटरप्राइज एंड अदर पार्टी। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होता है हम बिजनेस के मैनेजर हैं या मालिक हैं, हम किसी बाहर के बंदे से खरीदते हैं, दैट इज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड इन कैश
और ऑन क्रेडिट, हम किसी को उधार पे बेचा, बाद में पैसे लेंगे या तुरंत पैसे ले लिया, ये एक्सटर्नल है। बिजनेस के बाहर वाले लोगों के साथ डील कर रहा है। और इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? और इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है डज नॉट इन्वॉल्व सेकेंड पार्टी। एग्जाम्पल गिवन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, बिजनेस का अंदर होता है। जैसे मशीनरी का रिपेयर करते हैं, मशीन डेप्रिशिएट होता है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग को पेंट कराते हैं, उसमें पैसे खर्च होता है, बट दैट इज इंटरनल ट्रांजैक्शन। विद दिन द बिजनेस अपने ऊपर खर्चता है और अपने चीजों को ठीक कराता है, वो होता है इंटरनल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट होता है अकाउंट। अकाउंट कितने टाइप का होता है? ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर दैट हेड। अकाउंट होता है ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर दैट हेड। It is a record of transactions both cash and credit under a particular head of account, say sales, purchase, salary, telephone expenses, electricity expenses, औखिर कोई इंसान एक्सेट्रा। तो अकाउंट होता है ट्रांजैक्शन अंडर दैट हेड, इसी हेड में होता है सेल, जितने सेल करेंगे वो उसका टोटल होता है सेल्स अकाउंट। देन लाइकवाइज खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट, तनख्वाह देंगे एम्प्लॉय को सैलरीज अकाउंट, टेलीफोन का खर्चा होता है, मोबाइल बिल, लैंडलाइन बिल, ये टेलीफोन एक्सपेंसेस से क्या अकाउंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक अकाउंट होता है, अखिल एक अकाउंट होता है, राम एक अकाउंट होता है, इसी टाइप का चलता है। और ये पर्टिकुलर हेड से एसेट है और लायबिलिटी एक्सेट्रा। लायबिलिटी मतलब सारे उधारी का एक अकाउंट होता है, एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये भी अकाउंट होता है। इट शोज द अमाउंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। तो अमाउंट कितने का एसेट खरीदा, हमने एक ट्रक खरीदा और 80 लाख का, ये अमाउंट बताया। इट्स फॉर द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन 80 लाख। देयर इफेक्ट क्या हुआ ना, हमारा एसेट बढ़ गया और कैश घट गया। हमारा अगर बैंक चेक में पेमेंट करके ट्रक खरीदा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड से आपके बैंक घट गया, बैंक बैलेंस गया, और आपके ट्रक फिक्स्ड एसेट बढ़ गया। एंड इसका डायरेक्शन होता है कैश, बैंक डिक्रीज हो गया, बैंक डिक्रीज हो गया और बैंक डिक्रीज हो गया और आपके एसेट ट्रक बढ़ गया। देन नेक्स्ट होता है कैपिटल। नेक्स्ट टर्म होता है कैपिटल। जो बिजनेस में ओनर लगाता है पैसे उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है ना, ओनर का कैपिटल होता है, ओनर जो पैसे लगाता है उसको वी से दैट इज कैपिटल। कैपिटल में क्लेम ऑफ द ओनर्स और प्रोप्राइटरीज इन द बिजनेस इज कैपिटल। तो जो पैसे आपने अपने बिजनेस में लगाया उसके ऊपर आपका क्लेम होगा ना, यू आर द ओनर। आप बोलोगे यही मेरा पैसा है, इसको मैं वापस ले लूंगा, तो आपका जो क्लेम होता है बिजनेस में दैट इज योर कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल मैन बिजनेस। एक मैन और वुमेन जो बिजनेस में पैसा लगाता है या लगाती है वो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप फार्म। और बाय पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनर से जो 2, 4, 10 लोग मिलके बिजनेस करते हैं, वो सब जितने पैसे लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट हैविंग ए मनी वैल्यू। जब मैंने पैसे लगाया, मैं कैश लगा सकता हूँ या मैं कोई गुड्स के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। सपोज आई एम ए प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो मैं राइस ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा, धान बेचना स्टार्ट कर दूंगा, खरीदना स्टार्ट कर दूंगा, और मेरे घर पे धान है 500 बैग्स, तो उसको, और उसका कॉस्ट होता है 5 लाख। तो हम क्या करेंगे ना, उसको मैं कैश इन्वेस्ट करूंगा 1 लाख और 5 लाख का धान यूज करूंगा। तो जो राइस या पैडी जो मैं यूज करूंगा ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, तो मैं गुड्स के फॉर्म में कर सकता हूँ, कैश के फॉर्म में कर सकता हूँ। कैपिटल as a part of investment may be in the form of cash or goods. In case of a companies, contributors of a capital are many and they are known as shareholders. ये तो हो गया प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल मैन बिजनेस, पार्टनरशिप मतलब मोर देन टू एंड मोर, और कंपनी में देयर में भी इन्यूमरेबल शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का कोई वहां पे लिमिट मतलब
अपर लिमिट है नहीं, कितने लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर में। शेयर पार्ट पार्ट छोटे छोटे अमाउंट, किसी ने 10,000 लगाया, किसी ने 15,000 लगाया। शेयर्स में भी अब 1 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 8 रुपीज शेयर का वैल्यू हो सकता है। तो उसको जो खरीदेगा उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर्स, दे इन्वेस्ट कैपिटल इन कंपनीज, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। इट इज ए लायबिलिटी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स। मालिक के लिए ये बिजनेस का एक लायबिलिटी होता है कैपिटल। कैपिटल एक उधारी होता है जो कि वो मालिक से लिया हुआ है। मालिक कौन है? प्रोप्राइटर इन केस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस, पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और शेयर होल्डर इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। It is so because under business entity concept, business is separate and distinct entity from its owners. Business जो होता है, आपके बिजनेस, आपके दुकानें, आपके कंपनी, ये आपसे अलग होता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस इज ए एंटिटी, इज ए यूनिट व्हिच इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर्स। मालिक से बिल्कुल अलग होता है। Transactions are recorded in the books of account from the point of view of business. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है ट्रांजैक्शन। ये सपोज मेरा बिजनेस है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा जाएगा। बिजनेस अपना एक यूनिट आइडेंटिटी बनाकर लिखता है कि बिजनेस ने बेचा, बिजनेस ने खरीदा, बिजनेस ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। नॉट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस अलग नाम पे या मेरे नाम पे ही चलेगा, नाम ही अलग हो सकता है, बट इट विल बी हैविंग सम सेपरेट आइडेंटिटी एंड अपने हिसाब से लिखिएगा। इट शोज ओनर्स क्लेम ऑन द एसेट साइड ऑफ द बिजनेस एंड ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस ऐसे होता है, ये बैलेंस शीट होता है, ये बैलेंस शीट का ये होता है कैपिटल साइड, ये होता है एसेट साइड। ये एसेट के ऊपर क्लेम कैपिटल का होता है, तो ओनर का एसेट के ऊपर क्लेम हमेशा बताया होता है बिजनेस में। बिजनेस से क्या क्या ओनर ने लगा रखे। फिर लोन लिया है ओनर ने, ये लायबिलिटी के ऊपर कौन से एसेट के ऊपर कितना ओनरशिप राइट है, तो एसेट के ऊपर वो भी बताया जाता है। कैपिटल इज नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। कैपिटल का दो और नाम है, ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। इट इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटीज। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये कैपिटल है, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, ये बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। अगर 10 रुपए का एसेट है, टोटल बैलेंस शीट का एसेट साइड 10 रुपए है, तो लायबिलिटी साइड भी 10 रुपए, 7 रुपए कैपिटल, 3 रुपए लोन। तो अगर कैपिटल निकालनी है, कैपिटल इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ये होता है। अगर आपके कैपिटल 10 एसेट 10 रुपए है, लायबिलिटी 3 रुपए है, तो 7 रुपए आपके कैपिटल होगा। कैपिटल इंक्रीजेस बाय द नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। अगर बीच में बिजनेस में आप पैसा चाहिए, आपने एडिशनल कैपिटल डाल दिया और 15 रुपए, तो ये 22 रुपए बन जाएगा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल इंट्रोड्यूस करा बीच में तो कैपिटल बढ़ जाएगा। और डिक्रीज कब करता है? डिक्रीज बाय नेट लॉस इनकर्ड एंड अमाउंट रिटर्न। अगर आपका लॉस हो गया तो कैपिटल से माइनस हो जाता है, लॉस कैपिटल को घटा देता है। और आपने अगर घर का खर्चा के लिए पैसे ऑर्डर कर लिया बिजनेस में, तभी भी कम हो जाता है। देन कम्स योर ड्राइंग्स। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? अब आप बिजनेस करते हो, यू डोंट हैव ए जॉब, तो आपका घर का खर्चा कैसे चलाओगे? अमाउंट, ड्राइंग्स इज अमाउंट गुड्स और एसेट्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स ले गया घर में यूज करने के लिए, पैसे ले लिया, अमाउंट ले लिया, पैसे ले लिया, गुड्स ले लिया, या बिजनेस में एक लैपटॉप था अपने बेटे के लिए ले लिया, या डॉटर की यूज के लिए कॉलेज में बिजनेस से निकाल लिया। तो कैश या बैंक, गुड्स और एनी एसेट पर्सनल यूज के लिए, उसका अपना यूज या अपना घर का यूज, अपने बीवी बच्चे के यूज के लिए निकाल लिया, अपने रिलेशंस के यूज के लिए, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। It is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor or partner for personal use. मालिक इंडिविजुअल बिजनेस में, पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अगर अपना पर्सनल इंडिविजुअल यूज के लिए ले लिया तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स।
गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट देयर परचेज कॉस्ट। अगर 10 रुपए का गुड्स हम 15 रुपए में बेचते हैं, ये होता है परचेज प्राइस, ये होता है सेल प्राइस। अगर पार्टनर ले रहा है तो 10 रुपए में ही लेगा। 15 रुपए में क्यों नहीं लेगा पार्टनर या ओनर? क्योंकि यू कैन नॉट सेल गुड्स टू योर सेल्फ। मेरा बिजनेस है, मैं अपने आप को गुड्स कैसे बेचूंगा? तो इसीलिए मैं हमेशा कॉस्ट प्राइस में लूंगा। ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। अगर पैसे निकाल लोगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा या कैपिटल कम हो जाएगा ऑफ द ओनर्स। मालिक का कैपिटल या इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। 10 लाख लगाया था, 1 लाख निकाल लिया तो क्या होगा? 9 लाख रहेगा। ड्रॉइंग्स बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। अगर पार्टनर ने पैसे निकाल लिया तो वो क्या होगा ना, कैपिटल अकाउंट को, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट होगा। At the time of preparing balance sheet, it is deducted from the capital of the proprietor or partner as the case is. बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल होता है, ड्राइंग्स इससे लेस करके लिखते हैं, नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करते हैं करके फाइनल कॉलम में लिखते हैं। ऐसे फाइनल कॉलम में यहाँ लिख देते हैं। तो ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होता है बैलेंस शीट में। देन कम्स योर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आपके होते हैं उधारी। आप उधार लेते हो, बिजनेस करते हो तो क्लेम ऑफ अमाउंट्स अगेंस्ट द एंटिटी और एंटरप्राइज इज कॉल्ड लायबिलिटी। क्लेम, हमारे बिजनेस के ऊपर जो बाहर के लोगों ने क्लेम करते हैं वो बोलते हैं उधारी। लायबिलिटी मीन अमाउंट ओड और पेबल बाय द एंटरप्राइज। ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये बाहर वालों को जो पैसे देगा, पेबल देगा, ओड उधार लिया है बाय द एंटरप्राइज। लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स और प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। यहाँ पे जो कैपिटल होता है ये इंटरनल लायबिलिटी होता है, मतलब बिजनेस इसका ओनर को वो करता है। हमेशा याद रखो टर्मिनोलॉजी एंड इंग्लिश ऑफ अकाउंट्स का अगर लिटरेचर पार्ट को अच्छी तरह समझ पाओगे तो यू विल बी ऑलवेज गेटिंग 100 मार्क। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, थ्योरी को ध्यान से पढ़ना होता है, क्या लिखा हुआ है इसको अगर अच्छी तरह ठंडा दिमाग में पढ़ोगे तो यू विल बी गेटिंग इनटू एवरीथिंग वेरी इजीली। तो ये कैपिटल होता है इंटरनल लायबिलिटी एंड लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, जो बिजनेस बाहर वालों को देगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को, अदर देन द ओनर्स इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है जो बिजनेस बाहर के लोगों को देता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और लोन्स टेकन। एक्सटर्नल लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी क्यों अराइज करता है ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए उधार पे लिया हुआ है इसलिए एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। तो जैसे उधार होता है तभी, जैसे और लोन लिया है, अगर हमने गुड्स खरीदा है किसी से बाहर वालों से तो वो क्रेडिटर हो जाते हैं। लोन लिया है वो लेंडर होते हैं, बैंक वाले होते हैं, तो उनको हम पैसे देना होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस आर, एक्सटर्नल लायबिलिटी आर क्रेडिटर्स जिन्होंने हमें गुड्स उधार में दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में हम शॉर्ट टर्म के जो पैसे लिए हैं, ओवरड्राफ्ट यूजुअली 1 साल से कम दिन के लिए होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लोन्स जो 1 साल से ज्यादा के लिए लोन लिए हुए, 15 साल का कोई लोन है। अदर लायबिलिटीज भी होता है। लायबिलिटी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, लायबिलिटी कितने टाइप का क्लासिफाइड हो रखा है। लायबिलिटी इज क्लासिफाइड टू नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी पहले पढ़ते हैं फिर करेंट लायबिलिटी पढ़ेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है? व्हिच इज नॉट करेंट लायबिलिटी, दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटी। Liability is payable after 12 months from the date of balance sheet is non-current। तो जो बैलेंस हमने उधार लिया 100 रुपए का किसी से या 10 लाख रुपए का, 10 लाख का उधार लिया है और इसको 1 साल के बाद पे करेंगे, 14 महीने के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद। दिस इज कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटी व्हिच नॉट करेंट। लायबिलिटी पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट जिस साल खरीदते हैं उसके 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद पे करेंगे उसको। दैट इज कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटी। इसका नाम होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी।
नॉन करेंट लाइबिलिटी ऑल्सो टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये जो नॉन करेंट लाइबिलिटी ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, जो कि 1 साल के बाद पे होगा। इज दैट लाइबिलिटी व्हिच इज पेएबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। जिस दिन आपके बैलेंस शीट बनेगा उसी दिन से 12 महीने के बाद और 1 साल के बाद पे होगा। उसका नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी अपेयर कर सकता है, करेगा, या लास्ट डे में पे हो जाएगा या उसके बाद पे होगा। तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, ए फार्म हैज टेकन लोन फ्रॉम बैंक फॉर परचेज ऑफ मशीनरी ऑन 1 October 2023। 1 October 2023 को इन्होंने लोन लिया मशीन खरीदने के लिए। द लोन इज पेएबल इन 5 yearly इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग विद 1 April 2022। 1 April 2022 से स्टार्ट होगा रिपेमेंट। तो ये देख लो 1.5 साल के बाद स्टार्ट होगा, 1.5 years के बाद। इट इज नॉन करेंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करेंट और लॉन्ग टर्म सिंस इट इज पेएबल आफ्टर 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। 12 महीने के बाद पे होगा। देन कम्स योर करेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज पेएबल विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जिस दिन बैलेंस शीट बनेगा, सपोज इस दिन बैलेंस शीट बन रहा है 31 March 2025, जो 12 महीने से पहले पे हो जाएगा तो वो होगा आपके करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी इज पेएबल विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जो 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट के अंदर जो पे होता है उसको बोलते हैं करेंट लाइबिलिटी। 12 महीने के अंदर पे होगा बैलेंस शीट बनने का। करेंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म, ये देखो ऑल्टरनेटिव नेम्स याद रखो, करेंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। इज दैट लाइबिलिटी व्हिच इज पेएबल विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जिस दिन अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, सपोज 31 March 2025, इसके 6 महीने के अंदर 12 महीने के अंदर अगर पे हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम करेंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। इस फॉर एग्जाम्पल द डेट ऑफ बैलेंस शीट के दिन से 12 महीने के अंदर पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए फार्म हैज टेकन लोन फ्रॉम द बैंक ऑन 1 September 2023 एंड इज पेएबल बाय 31 August 2024। 6 महीने के अंदर इट इज ए करेंट लाइबिलिटी since it is payable within 12 months from the date of balance sheet. Classification of liabilities in case of a companies as per Schedule 3 of the Companies Act 2013। तो हम जब इंडिविजुअल पार्टनरशिप के लिए पढ़ रहे हैं, साथ साथ कंपनी के लिए भी पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट हायर क्लास में व्हेन विल बी कमिंग टू स्टडी कंपनी अकाउंट्स, तो उस टाइम ये आपके बहुत यूज में आएगा। तो liability under Schedule 3 of the Companies Act 2013 is classified into current liabilities and non-current liabilities. They are defined as under. Current liability क्या होता है कंपनी में? ना current liability A liability is a current liability if it satisfies in any of the following criteria. Companies Act बताता है current liability अगर ये 5 कंडीशन से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो इट इज ए current liability. 1. It is expected to be settled in the company's normal operating cycle. ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही एक चीज खरीदा, बनाया, बेचा, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोडक्शन करा और उसको बेच दी, पैसा निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। जो उधारी या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल होगा तो दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। रॉ मटेरियल खरीदा, चीजें बनाया, बेचा, पैसा निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। इसी का अंदर उधारी पे हो जाएगा। सेकेंड होता है इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। ये जो चीजें हमने खरीदा है उसको खरीदा है बेचने के लिए, तो दैट इज ए करंट लायबिलिटी। मतलब उधार में गुड्स खरीदा बेचने के लिए। अगर मशीन खरीदा उधार पे दैट विल बी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू कंपनी। एंड थर्ड होता है इट इज ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर सेटल हो जाना चाहिए। देन डी होगा द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट।
The company does not have an unconditional right. कंपनी का unconditional right to defer settlement of the liability at least 12 months after the reporting date. तो कंपनी का कोई ऐसे कंडीशन नहीं है कि 12 महीने के बाद भी इसको पे कर सकता है, तभी ये होगा करंट लायबिलिटी। मतलब इसको 12 महीने के अंदर पे करना ही करना है। अगर अनकंडीशनल राइट होगा कि जो पेमेंट करना है इसका डिफर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, जिस 12 महीने के अंदर इसको ना पे करके बाद में भी ये पेमेंट को डिफर करके मतलब अभी पे न करके बाद में पे करेगा, इसके लिए अनकंडीशनल राइट नहीं है, ये पे कर सकता है बाद में भी, तब वो करंट लायबिलिटी होगा। देन सेकेंड होता है नॉन करंट लायबिलिटी। जो होता है नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट करंट लायबिलिटी। जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो नॉन करंट लायबिलिटी, ये कंपनी लॉ बोलता है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है भाई? ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स कन्वर्सन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मैंने बताया था रॉ मटेरियल खरीदेगा, उसको प्रोडक्ट बनाएगा, कंपनी में मैन्युफैक्चर करेगा, उसको सेल करेगा और पैसे रियलाइज करेगा या रियलाइज करने वाला होगा, उधार में बेच दिया या कैश के लिए बेच दिया। तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। इफ द ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इट इज टेकन टू बी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल पता नहीं है, रॉ मटेरियल आज खरीदा, कब जाके इसको फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा, कब इसको उधार पे बेचेगा, कब कैश निकालेगा या कैश पे बेचेगा, तो ये 12 महीने लेते हैं। अगर पता नहीं है कि इसका ऑपरेटिंग साइकिल है, कई कंपनी का चीजें खरीद के बना के बेचने में 2.5 साल लग जाता है, 2.5 ईयर्स। तो वो होता है 30 मंथ्स होगा ऑपरेटिंग साइकिल, 2.5 ईयर्स। बट जहां पे बताया नहीं वो 12 महीने। ये कंपनी अकाउंट इजी नॉट, अच्छा ये कंपनी अकाउंट अभी नहीं पढ़ना है, वो आगे पहले हायर क्लास में पढ़ेंगे। देन कम्स योर एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स का बड़े सारे मतलब आपके बड़े सारे ट्रीटमेंट से करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, टेंजिबल एसेट एंड ये एसेट का कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। एसेट्स एसेट्स क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द एंटिटी व्हिच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। हम ऐसे की चीजें लिया है जो हम फ्यूचर में बेनिफिट देगा। एक बढ़िया सा एग्जांपल, हमने एक टैक्सी खरीदा, कार खरीदा और इसको टूरिस्ट ले जाने में यूज करेंगे और ये फ्यूचर में हमें इनकम देगा, बेनिफिट देगा। इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द एंटिटी, तो बिजनेस यूनिट का ये के रिसोर्स है व्हिच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, फ्यूचर में बेनिफिट देगा। Asset are the properties, tangible asset and intangible assets owned by the entity or enterprise. Asset दो टाइप का होता है, हम डिस्कस करेंगे। tangible, intangible. They are economic resources of the business. ये पैसे देकर खरीदा है। In other words, anything which will enable the firm to get economic benefit in future is an asset. जो चीजें कंपनी खरीदा है, कार, ट्रक, लैंड, बिल्डिंग बनाया, प्लांट बनाया, प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया, रेलवे साइडिंग्स डाला उसके अंदर, तो ये सारे जो फ्यूचर में फार्म को बेनिफिट देगा, दैट इज कॉल्ड एन एसेट, इकोनॉमिक बेनिफिट। एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स आर लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक बैलेंसेस, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, गुडविल एटसेट्रा। तो इसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है, तो इसको याद कर लेना, रिमेंबर इट बाय हार्ट। एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, द राइट्स व्हिच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। फिनले एंड मिलर का डेफिनेशन है। दूसरा आता है प्रोफेसर आर.एन. एंटोनी, assets are valuable resources owned by a business which are acquired at a measurable money cost। मतलब इतने पैसे में खरीदा, 8 लाख में। तो assets should have the following characteristics। asset बनने के लिए ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी है। फर्स्ट क्या होता है? इट शुड बी ओन्ड प्रॉपर्टी बाय द बिजनेस। ये बिजनेस इसको ओन कर रहा होगा, बिजनेस का नाम पे इसी का मालिकाना हक होगा।
This property, this car, this truck is owned by the company, या business or entity. Second, it may be in tangible physical form or intangible form. इसका फॉर्म कार हो सकता है, दिख सकता है, ट्रक हो सकता है, दिख सकता है, मशीन दिख सकता है. इंटेंजिबल फॉर्म मतलब इसका कोई आकृति नहीं है, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते. इट इज इंटेंजिबल, इट इज इन माइंड ओनली, यू कैन इमेजिन ऐसे का एसेट है. तो थर्ड होता है इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट. इसका कोई प्राइस होगा, 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 25 रुपए होगा चाहिए, तब वो एसेट होगा. फोर्थ, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स. एसेट को वैल्यू में मेजर कर सकते हैं. ये पुराना ट्रक 3 लाख का है, ये होता है एसेट. Assets can be classified into 1 non-current asset, 2 current asset and 3 fictitious asset. तो ये जो 3 टाइप का एसेट हम एक एक करके डिसाइड कर मतलब समझेंगे. assets owned by the entity not meant for sale, वो होता है फिक्स्ड एसेट. जो एसेट कंपनी ने खरीदा उसको बेचेगा नहीं, उसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट, नॉट मिंट फॉर सेल. वो चीजें बेच देते हैं. कभी अगर पुराना हो गया, ट्रक खरीदा उसको थोड़ी बेचेंगे, उसको यूज करेंगे 10, 5, 20 साल यूज करके. जैसे गवर्नमेंट का रूल होता है 15 साल तक इसको यूज करेंगे पेट्रोल ट्रक, तो उसके बाद बेच देंगे. इलेक्ट्रिक ट्रक होता है तो 20 साल यूज करेंगे, जितना कंपनी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से. बट वो यूजुअली कंपनी खरीदता है यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं. नॉन करेंट एसेट्स are those assets which are held by an entity or enterprise not with the purpose to realize but are held under an investment or to facilitate business operations. बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए उसको खरीदते हैं. ट्रक खरीदते हैं बेचने के लिए नहीं, सामान ले जाने के लिए. एक ट्रक ट्रेडिंग कंपनी 500 ट्रक खरीदा और उसको बेचा, वो उसके लिए वो गुड्स हो गया. बट एक नॉर्मली हम बुक सेलर एक ट्रक खरीदा है, बुक लाएगा मुंबई से दिल्ली में बेचेगा. तो दैट इज बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस को, तो वो जो चीजें होता है उसको बोलते हैं एसेट. इन अदर वर्ड्स, दोज एसेट्स आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत दिन के लिए लिया है, मतलब 1 साल से ज्यादा यूज करेगा. जैसे हमने बिजनेस में एक चेयर खरीदा खुद मालिक बैठने के लिए, तो चेयर कुछ 10, 15, 20 साल चलेगा, तो दैट इज लॉन्ग टर्म एसेट. एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट और लॉन्ग टर्म एसेट्स आर फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. हमने जो बड़े दिनों के लिए लोन दिया है, किसी को लोन हमने दिया है, एडवांस दिया है, 2 साल के बाद उससे वापस ले लेंगे, तो वो होता है एसेट. एंड अदर नॉन करेंट एसेट्स, इस टाइप का और भी नॉन करेंट एसेट्स होता है. देन 5 मिनट. Fixed assets. Fixed assets are those non-current assets. Non-current assets of an enterprise which are held with the purpose to increase its earning capacity. Fixed assets are further classified into tangible and intangible. तो फिक्स्ड एसेट होता है जो बहुत दिन के लिए इसको होल्ड कर रखा है, तो उसका 2 टाइप का होता है. टेंजिबल क्या होता है? एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस. Tangible assets are those assets which have physical existence. They can be seen and touched. For example, एक ट्रक, उसको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ tangible assets are land, building, machinery, computer, furniture, etc. Intangible वो देख नहीं सकते. Assets not having physical existence, उसको देख नहीं सकते, बट एक जबरदस्त एसेट है. Intangible assets are those assets which do not have physical existence. They cannot be seen and touched. उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. Example of intangible assets are patents, production formula, goodwill, कंपनी का अच्छे नाम, ट्रेडमार्क, हम इस नाम पे बेचेंगे. इंडिया में हम कोई बढ़िया फॉरेन प्रोडक्ट को बेचते हैं उनका ट्रेडमार्क यूज करके. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का कंप्यूटर तो दिखता है, दैट इज ए फिजिकल फिक्स्ड एसेट. उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डलता है, तो ये सारे होते हैं आपके इंटेंजिबल एसेट. देन करेंट एसेट्स.
Current assets are those assets which are held by an entity or enterprise with the purpose of converting them into cash within a short period. एक साल के अंदर स्टॉक को बेच के कैश निकाल लेंगे, वो करंट एसेट है. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर परचेज्ड with a purpose to resell and earn profit. Debtors exist to convert them into cash. Is for example, receive the amount from them. Bills receivable exist again for receiving cash against it. जो चीजें कैश में कन्वर्ट हो जाएगा एक साल में. डेटर्स वो होते हैं जिनको हम उधार में बेचते हैं, एक साल के अंदर पैसे ले लेते हैं. बिल्स रिसीवेबल, जब हम किसी को बेचते हैं, बिल ले लेते हैं, वो बिल को कन्वर्ट कर देते हैं कैश में. देन कम्स योर फिक्टिशियस एसेट्स. assets coming into existence by an accounting entry. फिक्टिशियस एसेट मतलब ये इंटेंजिबल नहीं, ये एक अजीब सा एसेट होता है जो कि वो अकाउंटिंग एंट्री के लिए आता है. फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर नाइदर टेंजिबल एसेट्स नॉर इंटेंजिबल एसेट. ये टेंजिबल भी नहीं है, इंटेंजिबल नहीं है. दे आर एक्सप्रेस्ड और लॉसेस नॉट रिटन अप इन द ईयर. दे आर एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉट रिटन अप इन द ईयर इन व्हिच दे आर इनकर्ड, बट आर रिटन अप इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. वो कई अकाउंटिंग पीरियड में एक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा को हम राइट अप करते हैं. एन एग्जांपल ऑफ अ फिक्टिशियस एसेट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. हमने 10 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कर दिया और 4 साल में राइट अप करेंगे, हर साल 2.5 लाख रुपए राइट अप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनी कैसे क्लासिफाई कर रखा है? एसेट्स लाइक लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड बाय शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इनटू करंट एसेट, नॉन करंट एसेट. दे आर डिफाइंड एज 1 करंट एसेट. एन एसेट इज ए करंट एसेट इफ यू सैटिस्फाई एनी वन ऑफ द क्राइटेरिया. ये 4 से क्राइटेरिया सैटिस्फाई कर दिया तो ये करंट एसेट होता है. 1, it is expected to be realized or it is intended to for sale or consumption in the company's normal operating cycle. normal operating cycle क्या होता है? 1 साल या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा, बिक जाएगा. B, it is held primarily for the purpose of being traded. इसको रखते हैं बेचने के लिए. यह एसेट नहीं है कि ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा. इट इज नॉट लाइक दैट. C, it is expected to be realized within 12 months from reporting date. जिस दिन बैलेंस शीट के 12 महीने के अंदर बेच डालेंगे इसको, रियलाइज हो जाएगा. D, it is cash and cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date. अगर 12 महीने के बाद कोई लाइबिलिटी सेटल करने के लिए रखा हुआ ही है और इसके लिए ईयर मार्क्ड है तो ये करंट लाइबिलिटी नहीं है. देन नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट करंट एसेट. जो करंट एसेट नहीं है वो नॉन करंट एसेट है. अगेन ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर द प्रोसेसिंग एट इट्स कन्वर्शन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. इफ द ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इट इज टेकन टू बी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. ये 12 महीने लेंगे ऑपरेटिंग साइकिल. अगर ऑपरेटिंग साइकिल का साइकिल पीरियड नहीं दे रखा है तो. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. थैंक यू टीम एजुकेट.